अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से अच्छे होंगे। आज हम रिएक्शन करेंगे सच यही है यूट्यूब चैनल पे, और ईरान के बारे में वीडियो है। ईरान 500 साल से अपने नक्शे में मौजूद है दुनिया के, और हर सुपर पावर से ईरान अभी तक लड़ चुका है, वो रशियन हो, यूरोपी हो या अरब हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये है ईरान, दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशंस में से एक। पिछले करीबन 500 सालों से ईरान इन्हीं बॉर्डर्स के साथ दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, और शायद ही दुनिया की कोई सुपर पावर हो जिससे ईरान का टकराव ना हुआ हो, चाहे वो रोमन्स हो, अरब्स हो, मंगोल हो, तुर्क हो, रशियंस हो या फिर ब्रिटेन हो। हर एक सुपर पावर ने ईरान को फतह करने की कोशिश की है, और इसकी एक बड़ी वजह तो ये थी कि ईरान दुनिया के क्रॉस रोड पर है। यही वो एक कंट्री है जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। आज का ईरान 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ईस्टर्न साइड पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान के साथ, और वेस्टर्न साइड पर इराक, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ। इसके अलावा ईरान को 3 समुद्रों की भी एक्सेस है। इसके नॉर्थ में कैस्पियन सी है और साउथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। ईरान की सदर्न साइड पर ही दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट और खतरनाक पॉइंट भी है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। पूरी दुनिया की 20% ऑयल और गैस की सप्लाई इसी पॉइंट से गुजर कर आती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ये 7 आइलैंड्स भी 1970 से ईरान के कंट्रोल में हैं। हालांकि इससे पहले इन पर यूएई का कंट्रोल था। इसी तरह इधर कैस्पियन सी में भी ये आशूरा डे आइलैंड ईरान के कंट्रोल में है। पिछले 40 सालों से ईरान वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी पावरफुल आर्मीज और इकोनॉमीज होने के बावजूद अभी तक कोई भी वेस्टर्न कंट्री ईरान पर अटैक करके उस पर कब्जा नहीं कर सकी? सब कंट्रीज जानते हैं कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक करना बहुत ज्यादा बैकफायर कर सकता है। ईरान को अनकॉन्करेबल बनाने में बहुत सी और रीजंस के साथ साथ उसकी ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल है। सच ये है कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ईरान की हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी और उसकी प्रॉक्सी वॉर्स ने उसे इतना पावरफुल कैसे बना दिया है। सबसे पहले हम ईरान की ज्योग्राफी को समझते हैं। ईरान की सदर्न और वेस्टर्न साइड पर ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज है। ईरान की कोस्ट लाइन से लेकर इराक और ऊपर तुर्की तक फैली हुई ये माउंटेन रेंज ईरान को एक जबरदस्त नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। ये सारा एरिया बहुत ही पथरीला है और इसे क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन पहाड़ों का ईरान को इतना फायदा है कि 1980 में जब इराक ने ईरान पर अटैक किया तो उसका प्लान ये था कि एक तो वो यहाँ खुजिस्तान के ऑयल रिच सूबे पर कब्जा कर ले, और फिर यहाँ से आगे ईरान के बाकी शहरों पर भी कब्जा करके ईरानियन रेवोल्यूशन को कुचल दे, क्योंकि सब अरब कंट्रीज डरे हुए थे कि ईरानियन रेवोल्यूशन के असरात बाकी अरब तक ना फैल जाएं। मगर इराकी आर्मीज 2 सालों में सिर्फ इधर खुजिस्तान तक ही पहुंच सकी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो ज़ैग्रोस के पहाड़ों को क्रॉस करके ईरान पर कब्जा कर सके, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली, और फिर इवेंचुअली ईरान इराकी फोर्सेस को पीछे धकेलता हुआ इराक के अंदर तक घुस गया। मगर यहाँ पर ईरान को भी ये मसला आया कि जहाँ इराकी आर्मी को आसानी से उसके शहरों से सप्लाई मिल रही थी, वहीं ईरानी आर्मी को सप्लाई पहुँचाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ईरान के सारे बड़े डिपो और शहर ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज के दूसरी तरफ थे। यही वजह है कि 8 साल बाद ये वॉर बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई, और दोनों कंट्रीज के बॉर्डर में 1 इंच भी चेंज नहीं आया। इसी तरह ईरान के नॉर्दर्न साइड पर कैस्पियन सी के साथ अल्बोर्ज माउंटेन रेंज है, जो इसे नॉर्दर्न साइड से प्रोटेक्शन देती है। और ये पहाड़ सिर्फ ईरान को नेचुरल प्रोटेक्शन ही नहीं बल्कि बहुत से रिसोर्सेज भी देते हैं। ये दोनों माउंटेन रेंजेस यूरेनियम, सिल्वर, गोल्ड और जिंक से माला माल है। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े जिंक के रिजर्व्स हैं। इसी तरह 20th सेंचुरी ने ईरान की इस ज्योग्राफी को 4 चांद लगाए, जब यहाँ पर्शियन गल्फ के पास ऑयल और गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हुए। आज की डेट में पूरी दुनिया के 10% ऑयल और 15% नेचुरल गैस के रिजर्व्स ईरान के पास हैं। ईरान को एक और चीज जो प्रोटेक्शन देती है वो 2500 किलोमीटर लंबी ये कोस्ट लाइन है, जो 2 समुद्रों के बीच डिवाइडेड है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा सी पोर्ट दुनिया के एक बहुत बड़े चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है, और यही पॉइंट आज ईरान का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल
पॉलिटिकल लेवरेज भी है। अगर ईरान अपनी नेवी के जरिए ये पॉइंट ब्लॉक कर दे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई यहाँ से गुजर कर एशिया और यूरोप को जाती है। अब अगर फर्ज करें कि कोई ये कोस्ट लाइन और ये 2 माउंटेन रेंजेस क्रॉस करके ईरान के अंदर आ भी जाए तो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा बैरियर ये दश्ते लूत और कविर रेगिस्तान है। लूत डेजर्ट को द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहते हैं, क्योंकि 2005 में यहाँ पर 70 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। इस टफ और एबनॉर्मल ज्योग्राफी की वजह से ही ईरान को कॉन्कर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहा है। लेकिन आज की डेट में जो दूसरी चीज ईरान को इतना पावरफुल बनाती है वो है उसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी। सबसे पहले अगर हम ईरान के डेमोग्राफिक्स को देखें तो इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 9 करोड़ है, जिसमें 95% शिया मुस्लिम हैं। ईरान में 62% लोग पर्शियन हैं, 16% आज़ेरी, 10% कुर्द और बाकी 12% बलोच, लूर, अरब और तुर्किक हैं। अब 1979 की शिया रेवोल्यूशन से पहले ईरान एक लिबरल कंट्री था और इस खित्ते में अमेरिका का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय भी था। इवन उस जमाने में अमेरिका ईरान को मिलिट्री जेट्स तक सप्लाई किया करता था। लेकिन फिर इमाम खोमेनी के आने के बाद यहाँ के सारे डायनामिक्स चेंज हो गए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1979 से पहले ईरान और इसराइल के आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट ईरान 1948 में इसराइल को एक्सेप्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था। लेकिन इमाम खोमेनी ने आते ही पैलेस्टीनियंस की सपोर्ट में आवाज उठाई और ऐलान किया कि अब से इसराइल ईरान का नंबर 1 एनिमी है। तेहरान ने इसराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर दिए। इसराइल जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं और तेहरान में मौजूद इसराइली एम्बेसी को पैलेस्टीनियन एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका सबसे पहला नतीजा तो ये हुआ कि इसराइल के साथ साथ ईरान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। लेकिन ताल्लुकात की ये खराबी सिर्फ इसराइल और अमेरिका तक ही नहीं रही, बल्कि ईरान के गिर्द मौजूद सारी अरब स्टेट्स भी शिया रेवोल्यूशन के बाद अलर्ट हो चुकी थी। वो सब इस बात से खौफजदा थे कि कहीं ईरान की आइडियोलॉजी इधर अरब स्टेट्स तक ना पहुंच जाए और इसके नतीजे में उनकी किंगडम्स को अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है। बिकॉज इन सब अरब स्टेट्स में बादशाहत थी। 1980 में इन्हीं सब अरब स्टेट्स ने मिलकर सद्दाम हुसैन को ईरान पर अटैक करने के लिए बैक किया था। यहीं पर ईरान को भी समझ आ गई कि अगर उसने सरवाइव करना है तो उसे अपनी आइडियोलॉजी को बाहर दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाना होगा, क्योंकि उसके और उसके सबसे बड़े दुश्मन इसराइल के बीच ये सारे अरब कंट्रीज हैं जो उसके सख्त खिलाफ हैं। इसीलिए उसे कुछ ऐसा करना होगा कि इसराइल से दूर होने के बावजूद वो उसको थ्रेट कर सके। और यहीं पर ईरान ने ऐसे सारे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया जो एंटी इसराइल या एंटी ज़ायनिस्ट्स थे, जैसे कि पैलेस्टाइन में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, सीरिया में फातिमियून ब्रिगेड, इराक में अल बदर और यमन में हौसी। इस सारे नेटवर्क को द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है और इसी नेटवर्क के जरिए ईरान, इसराइल और इवन अरब कंट्रीज पर भी प्रेशर रखता है कि वो ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें। इसीलिए जब इसराइल ने गजा पर बम्बार्डमेंट शुरू की तो इधर लेबनान से हिजबुल्ला ने इसराइल पर मिसाइल फायर किए और यहाँ यमनी हौसियों ने रेड सी से गुजरने वाले इसराइली और अमेरिकन शिप्स को ड्रोन से टारगेट करना शुरू कर दिया। ईरान की इसी प्रॉक्सी वॉरफेयर स्ट्रेटजी ने उसे काफी डेंजरस बना दिया है। अब वॉरफेयर स्ट्रेटजी की बात हो ही रही है तो ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जनवरी 2024 में जब हौसियों की तरफ से यहाँ से गुजरने वाले कंटेनर्स पर लगातार ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे, तब फ्रांस ने यमन के शाहिद ड्रोन को गिराने के लिए $1 मिलियन वाला एस्टर 15 सरफेस टू एयर मिसाइल यूज किया, जबकि यमनी ड्रोन की कॉस्ट सिर्फ $20,000 थी। यमनी हौसियों को ये सारे ड्रोन्स ईरान सप्लाई कर रहा है और इन ड्रोन्स की इतनी धूम मची है कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ भी इन्हीं ईरानी ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा और मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ईरान के सारे मिसाइल्स 2000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो इन अ नटशेल अगर हम ईरान की ज्योग्राफी, उसकी प्रॉक्सी स्ट्रेटजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखें तो इसके बावजूद कि ईरान पर वेस्टर्न दुनिया की सैंक्शंस हैं और उसकी इकोनॉमी ऑफिशियल ग्राउंड्स पर बहुत छोटी है, ईरान एक ऐसे कंट्री के तौर पर सामने आता है जिसके पोटेंशियल के बारे में बहुत सी अनसर्टेनिटीज हैं, चाहे वो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, प्रॉक्सी नेटवर्क्स की फंडिंग हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी। ईरान के बारे में बहुत
से ग्रे एरियाज हैं जिनकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज उस पर डायरेक्ट अटैक करने से कतराते हैं। अगर हम सिर्फ यही एक पॉइंट को देखें कि दुनिया के 2 चोक पॉइंट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब ईरान की टारगेट रेंज में हैं, तो यही चीज उसे बहुत पावरफुल लेवरेज दे देती है। और अब तो रशिया और चाइना भी अनऑफिशियली ईरान को बैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब हमास के लीडर इस्माइल हुनिये को ईरान में असैसिनेट किया गया तो बहुत सी ऐसी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स भी सामने आई कि रशियन इंटेलिजेंस और मिलिट्री जनरल्स ईरानी ऑफिशियल से मिले हैं और उन्हें यकीन दिलाया है कि अगर वो इसराइल के खिलाफ रिटेलिएट करते हैं तो वो ईरान का भरपूर साथ देंगे। फिलहाल तो इस्माइल हुनिये के कत्ल के बाद ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत से सवालात उठ रहे। वीडियो देखी दोस्त आप लोगों ने। कहने का मतलब ये है दोस्त कि अभी इसराइल ने बहुत तकड़ा हमला किया है ईरान पे और 24 घंटे गुजरे हैं। उनका आर्मी चीफ भी मारा और उनका एयर चीफ भी मारा हमला करके इसराइल ने, और ईरान ने 24 घंटे में हमला कर दिया। तो कहने का मतलब है इसराइल कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है, छोटा सा बच्चा है अमेरिका का बिगड़ा हुआ। अगर अमेरिका उसकी मदद ना करे ना तो एक दिन भी कायम नहीं रह सकता वो। और सलाम है यार ईरान को कि उसने इसराइल पे हमला किया और इसराइल ने भी हमला किया। इसराइल दरअसल ईरान जो है वो एटमी कुव्वत बनने के करीब पहुंच चुका था। तो ईरान एटमी कुव्वत बनने के करीब पहुंच चुका था, तो ये बात हजम नहीं हो रही थी अमेरिका को और इसराइल को। और क्या कहते हैं, इसराइल का जो सदर है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि भाई हमने एक गलती तो कर ली कि पाकिस्तान को हमने न्यूक्लियर ताकत बनने दिया, हम दूसरी गलती नहीं कर सकते। ईरान के हाथ में जौहरी हथियार नहीं आने चाहिए, तो उसकी वजह से ईरान पे हमला हो रहा है। बहरहाल जो उसने गज़ा में किया है, इसराइल ने जो गज़ा में किया है, यार यकीन माने वीडियो फेसबुक पे देखते हैं तो आंसू निकल जाते हैं। और हम 57 इस्लामी ममालिक एक गिलास पानी का नहीं पिला सकते गज़ा की बच्ची को, और हिम्मत ही नहीं है, बिल्कुल बगैरत हुए हैं। और आप देख लें भी कि क्या हुआ है यूएई में। यूएई ने जहाज़ गिफ्ट किया है उसको अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को। और शाह सलमान बादशाह सलामत, उनको डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि स्टैंड अप जॉनी, तो वो शाह सलमान जो है वो खड़ा हो जाता है। जॉनी जो है ना वो अंग्रेज़ अपने कुत्तों का नाम रखते हैं, तो उसने वही लहजा इस्तेमाल किया और ये खड़े हो गए उसके सामने। बहरहाल भाई अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का कानून है कि वो चाहे जिससे भी काम ले ले। ज़रूरी नहीं है कि गज़ा की मदद जो है वो मुसलमानों ने करनी है। अगर नहीं करेंगे, बग़ैरत बनेंगे, तो अल्लाह ताला किसी और से काम ले लेगा। हमें ईरान से प्यार है, हालांकि वो एक शिया मुल्क है, शिया मुल्क है या जौन सा भी मुल्क है। अगर वो इसराइल पे हमला करता है तो हमें उससे प्यार है भाई, हमें उससे प्यार है। बाकी अल्लाह ताला ईरान की मदद फरमाए, और इसराइल को तो तबाह बर्बाद होना ही होना है। जो जुल्म उसने किया है ना, यकीन माने आप लोग भी वीडियो देखते होंगे, आंसू निकल जाते हैं। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।